हेलो फ्रेंड्स, बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए। बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग। आ जाइए, आज के क्लास में जो है जीके में आपका जो है पोलिट्री स्टार्ट किए हैं, और पोलिट्री में एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट किए हैं जहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म रहती है। यहाँ से इस बार भी 2020 में भी पूछा गया था एक क्वेश्चन। ठीक है, तो आ जाइए सभी लोग। चलिए, आज जो है हम लोग पोलिट्री में पढ़ेंगे संघ का शासन। क्या पढ़ेंगे? संघ का शासन। संघ जो है यानी कि केंद्र का शासन किस प्रकार से चलता है, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो केंद्र के शासन का वर्णन जो है संविधान के भाग 5 में किया गया, और अनुच्छेद जो है 52 से लेकर के 151 तक इनका चर्चा है। ठीक है, संघ के शासन के अंतर्गत जो है 3 इकाई हैं, जिनको बोला जाता है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इन तीनों के द्वारा ही जो है संघ का शासन चलता है। ठीक है, कार्यपालिका जो है वो अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 के बीच है, इनका वर्णन किया गया है कार्यपालिका का। अच्छा, अब आप लोग पूछेगा कि सर संविधान में भाग कितने होते हैं, अनुच्छेद कितने हैं? तो लिख लीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिएगा आज की क्लास में। ठीक है, कॉपी पेन निकाल के सभी लोग बैठ जाइएगा। तो सबसे पहले अगर भाग की बात करें तो भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कुल भाग जो है वो कितना है? 22 है। ठीक है, टोटल 22 भाग हैं। 22 भाग। लेकिन इस 22 में जो है किसी में मान के चलिए, सपोज दैट अगर 5 नंबर है, उनमें 1-2 पॉइंट और जोड़ना है, तो 5 को 5 खो 5 गो ऐसे करके लिखा गया आर्टिकल। ठीक है, तो इस हिसाब से 25 भाग हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा, आपके ऑप्शन में दोनों में से कोई एक ही दिया रहेगा। अगर 25 दिया रहेगा तो उनको भी सिलेक्ट कर देना है, अगर 22 दिया रहेगा तो उसको भी टिक कर देना है। ठीक है, लेकिन दोनों में से कोई एक ही दिया रहेगा। अब बात करते हैं अनुसूची की। तो आपके संविधान में जो है टोटल 12 अनुसूची है। पहले जो थे, जब संविधान बने थे तो उस टाइम 8 अनुसूची थे, लेकिन वर्तमान में जो है संविधान में संशोधन होते होते अभी जो है कितने अनुसूचियाँ हो गई है? 12 अनुसूचियाँ हो गई है। अब अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद जो है टोटल नंबरिंग में 1 2 3 करके 395 अनुच्छेद है। ठीक है, जैसे कि हमने बताया कि क ख ग लग जाता है, तो कुछ कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसमें क ख ग लग जाते हैं। तो इस हिसाब से जो है 446 या 47 इस हिसाब से हो जाता है। ठीक है, लेकिन दोनों में से कोई एक दिया रहेगा आपको, या तो 395 दिया रहेगा, या नहीं तो कितना 446 ये दिया रहेगा। दोनों में से कोई एक ही डाटा दिया रहेगा, है ना। चलिए, अब आ जाते हैं अपना इस पर कार्यपालिका पे। तो कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका जो है कितने अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णन किया गया है कार्यपालिका का? इसके जैसे कि 52 से लेकर के 78 इसके बीच कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो सर्वप्रथम जो है राष्ट्रपति आते हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, और उनके बाद जो है मंत्रिपरिषद, और फिर महान न्यायवादी। महान न्यायवादी क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, सबको धीरे धीरे समझाएंगे। पूरा संघ का शासन जितना भी है सबको जो है एक एक पॉइंट पर समझा देंगे कि आज के बाद आप लोगों को कभी कोई डाउट ही नहीं रहेगी। और हाँ, कल के क्लास के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगी कि मेरे फूफा जी के जो है बाबूजी आए हुए थे आईजीएमएस, ठीक ना, दिखवाने आए हुए थे। उनके नेक में जो है थोड़ा सा सूजन हो गया था, बट पता नहीं चला, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वहाँ पर हर एक जांच में जो है डेट पे डेट, डेट पे डेट देते रहते हैं। और संडे होने के कारण आप लोगों का शनिवार का टेस्ट का जो टाइम था वो डिले हो गया था। सुबह 10 बजे से इवनिंग 8 बजे करने का यही था कि मैं सुबह 8 बजे ही चला गया था हॉस्पिटल, और वहाँ से लगभग 4-5 बजे हॉस्पिटल से फिर यहाँ आया अपने रूम पे। तो इसी हिसाब से जो है आप लोगों की टेस्ट की टाइम चेंज कर दी गई थी। और आज शाम यानी कि मंडे के शाम में जैसे ही मैं 6 बजे कॉपी चेक कर रहा था टेस्ट वाला, उसी समय कॉल आया कि डेथ हो गई। फिर बहुत ज़्यादा मतलब अपसेट हो गए, फिर इधर उधर कॉल वॉल के चक्कर में क्लास नहीं हो पाई। ठीक है, उसके लिए आप सभी से सॉरी करते हैं, बट क्या कीजिएगा, ये सब आ जाते हैं।
पर जीवन का एक जो सच है ना वो मृत्यु ही है ना। तो खैर जो होने का था हो गया, चलिए क्लास करते हैं। और साथ ही एक गुड न्यूज भी है आप लोगों के लिए कि आप लोगों की इंग्लिश की जो क्लास की व्यवस्था थे, आप लोग बहुत दिन से बोलते भी थे और मुझे भी लग रहा था कि इंग्लिश की भी व्यवस्था करवा दी जाए, क्योंकि इंग्लिश 15 क्वेश्चन रहते हैं और 75 मार्क्स के रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो इंग्लिश के बारे में भी जो है हम एक टीचर से बात किए हैं, वीडियो के लास्ट में जो है आप लोगों से हम बात करेंगे इसके बारे में, बहुत ही अच्छा से बात करेंगे। तो सभी लोग क्लास लास्ट तक कीजिएगा, ठीक ना। चलिए विधायिका के बारे में जानते हैं। विधायिका के बारे में सभी लोग जानते ही होंगे, है ना। विधायिका का वर्णन जो है अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 के बीच में किया गया है, जिसके अंतर्गत राज्यसभा और लोकसभा आते हैं, ठीक है। विधायिका इसी के द्वारा पारित होता है ना। उसके बाद आते हैं न्यायपालिका, ठीक है। न्यायपालिका, अभी भारत में किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं, सिर्फ एक है तो न्यायपालिका पे लोग भरोसा करते हैं, जिनका जिक्र जो है कितना किया गया है अनुच्छेद के अंतर्गत 124 से लेकर के 147 के अंतर्गत, ठीक है। 147 के अंतर्गत जो है न्यायपालिका का वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और कैग आते हैं, CAG, ठीक है। ये क्या है इनके बारे में हम अच्छे से आगे आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम राष्ट्रपति शुरू करते हैं ना। यहाँ से शुरू करते हुए राज्यसभा लोकसभा सबके बारे में आप लोगों को बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे। और ये नोट्स आप लोगों जितने भी पेड स्टूडेंट हैं सबको ग्रुप में मिल जाएगी, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। चलिए अब राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति जो है, ये राष्ट्रपति के बारे में कितने अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 62 के अंतर्गत इनके वर्णन किए गए हैं। इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा पैरामेडिकल में कभी हो कि 52 से कितने अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। तो ऐसे याद रख लेना, लिख लेना है, नोट्स बना लेना है, बट इतना डीपली नहीं जाएगा। अगर गया भी तो पढ़ा ही रहे हैं आप लोगों को, है ना, याद होनी चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, ठीक है, जो देश का प्रथम व्यक्ति भी या प्रथम नागरिक भी माना जाता है, ठीक ना, देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। राष्ट्रपति देश की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। क्या होता है? एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है, ठीक ना। राष्ट्रपति क्या क्या होते हैं? राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक माना जाता है और एकता, अखंडता और सुदृढ़ता के लिए जाने जाते हैं, ठीक। उसके बाद राष्ट्रपति जो होता है राज्य का प्रमुख होता है, ठीक है, राज्य का प्रमुख होता है, याद रखिएगा इस बात को। राष्ट्रपति क्या होता है? राज्य का प्रमुख होता है, जबकि सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक ना। अब यहाँ से राज्य आप लोग बोलिएगा कि राज्य का मुख्यमंत्री, तो ये वाला राज्य नहीं। भारत क्या है? राज्यों का संघ है, देश नहीं कहा गया है। भारत के बारे में जो अगर पढ़िएगा तो ये राज्यों का संघ कहा गया है, इसको देश नहीं कहा गया है। तो राज्य का प्रमुख जो है उनको राष्ट्रपति कहा गया है, ठीक ना। चलिए अब अनुच्छेद 52 के तहत जानते हैं। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। चलिए अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति होगी वो किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। मतलब कि संघ यानी कि राज्यों का समूह जिसको संघ कहते हैं, उन सभी की शक्तियों का कौन निर्वहन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। इसी के द्वारा ना किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाते हैं, क्योंकि सभी राज्य का जो है शक्ति को किसके पास जमा होता है? राष्ट्रपति के पास जमा होता है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 54 से हमें यह जानकारी मिलती है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से भाग लेते हैं। अब राष्ट्रपति ये काम करते तो उनके चुनाव के बारे में भी हमें जानना चाहिए कि कैसे उनका चुनाव होता है, नहीं तो अरे गरे कोई भी नहीं राष्ट्रपति बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। तो उनके बारे में हम जानते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले जो है कुछ महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे हम लोग वोट करते हैं अपने MP MLA को, ऐसे नहीं होता है। उसका चुनाव प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से होता है,
ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से होता है तो किनके किनके द्वारा होता है वो भी जानते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य से। अब यहाँ से आप लोग क्या समझे, सांसद के पहले दोनों सदन मतलब क्या क्या हो गया, राज्यसभा और लोकसभा। स्लो, ज़्यादा स्लो तो नहीं ना, फास्ट हो जाए क्या? आप लोग कहिएगा तो थोड़ा फास्ट भी हो जाएंगे, लेकिन बात आती है समझाने की। अगर समझा के अगर नहीं पढ़ाते गए तो हो सकता है कि आप लोग बाद में बोलने लगे कि सर पूरा नहीं समझाए, तो इसके लिए थोड़ा सा स्लो तो रखना पड़ेगा, है ना। नहीं तो आप लोग कहिएगा तो आप ही लोग के हिसाब से चला जाएगा, स्पीड भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सदन के दोनों सांसद के दोनों सदन के बारे में आप लोग जानते हैं, कौन कौन, राज्यसभा और लोकसभा। निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य मतलब क्या हुआ, जो जीत करके आए हुए, जिनको जनता चुनती है। लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्य भी होते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य से सीधा मतलब आप लोग निकाल सकते हैं, बताइए। अच्छा, लोकसभा में कुल कितने सदस्य हैं, बताइए। लोकसभा, यहाँ पर मैं रफ कर लूँ थोड़ा सा, ठीक है। LS यानी कि लोकसभा, लोकसभा में कुल कितने सदस्य हैं, बता सकते हैं कोई, बताइए बताइए बताइए, लोकसभा में कितने सदस्य हैं? बिल्कुल 545 है, ठीक है। लिख लीजिए 545। लेकिन इनमें से निर्वाचित यानी कि चुन करके कितने आते हैं, ये बताइए, ये कौन कौन बताइएगा कि इनमें से चुन करके कितने आते हैं। तो इनमें से चुन करके कितने आते हैं, 543 आते हैं, ठीक है। 543 आते हैं, याद रखिएगा, 543, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर आ जाता है राज्यसभा। राज्यसभा मिला करके कितने हो जाते हैं टोटल MP, ठीक है। राज्यसभा मिला करके टोटल MP कितने हो जाते हैं, राज्यसभा में कितने सदस्यों की संख्या है, 245। 245 में चुन करके कितने आते हैं, 233। अगर 543 और 233 को ऐड कीजिएगा यानी कि जोड़िएगा, तो टोटल जो है 776 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 776, ठीक है। तो ये 776 हो गए आपको MP, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद बात करते MLA की। MLA क्या होते हैं, राज्य में मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं, ठीक ना। राज्य में मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। तो MLA टोटल जितने भी भारत में राज्य हैं उन राज्यों को मिला करके टोटल MLA की संख्या कितनी है, 4120। चलिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक ना। इसके जगह पे वो लिख दूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगी। MP टोटल कितने हो गए, इसको बहुत ही अच्छे से लिख लीजिएगा, 776, ठीक है। 776 में कौन कौन, 543 लोकसभा के और 233 राज्यसभा के चुने गए, ठीक है। ना कि मनोनीत, जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, खेल से कुछ व्यक्ति साइंस या साइंटिस्ट जगत से, उन सभी को छांट करके, वो सभी भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। तो उन सभी को छांट करके बाकी जो है 776 MP लोकसभा और राज्यसभा मिला करके ये लोग चुन करके आते हैं, ठीक है, जनता के बीच से। अब बात करते हैं MLA के। MLA, ठीक है। MLA क्या करते हैं, राज्य में मुख्यमंत्री का चयन करते हैं, ठीक है। तो इनकी अगर भारत के सभी राज्यों को मिला करके देखिएगा तो कितना हो जाती है, 4120। 4120, ये डाटा याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो ये जानते थे, ठीक है। बताइए तो इनमें से कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट टाइम ये जान रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक कमेंट में बताइएगा, ठीक है। लाइव चैट में नहीं, कमेंट में बताइएगा, ठीक। तो इतना हो गए आपके कितने निर्वाचित सदस्य हो गए, ये सभी निर्वाचित सदस्य हो गए। ये जो क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। सभी राज्य के विधानसभा, विधानसभा में कौन आते हैं, MLA आते हैं जीत करके जनता के बीच से।
और एमएलए क्या करते हैं, मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। तो सभी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हमेशा याद रखिएगा, मनोनीत वाला नहीं। जिस तरह से लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, उसी प्रकार जो है विधानसभा में भी राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो मनोनीत वाले सदस्य नहीं होंगे राष्ट्रपति के वोट में, वोट करने के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो है, दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। नहीं, यहाँ पुडुचेरी के साथ साथ जो एक और हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर ये भी लिख लीजिएगा, ठीक ना। 3 है। केंद्र शासित प्रदेश के भी जो होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी वोटिंग करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य, ये सभी मिल करके क्या करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव में भाग लेते हैं, उन्हें वोटिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भाग नहीं लेते हैं, अभी तक हमने देखा था क्या, भाग लेते हैं, अब जानते हैं कि कौन कौन भाग नहीं लेता है। तो सीधी सी बात है, चलिए इसको मैं दूसरे कलर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ। भाग नहीं लेते हैं, ठीक है, कौन कौन भाग नहीं लेते हैं। पहला है सांसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य। अभी हमने बताया कि राज्यसभा और लोकसभा के सिर्फ जनता के बीच से जो चुन करके आएंगे वही वोटिंग करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। मनोनीत वाले सदस्य जो है वो नहीं करेंगे, जो कि यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद सभी राज्य के विधानसभा के मनोनीत सदस्य, हमने बताया कि सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में जो जनता के बीच से चुन करके आए हैं, जिसको जनता डायरेक्ट वोट दिए हैं, सिर्फ वही राष्ट्रपति के चुनाव वोटिंग कर सकते हैं, अदर नहीं। उसके बाद विधान परिषद, देखिए बहुत सारे राज्य में जो है विधान परिषद नहीं होते हैं, बहुत कम ही राज्य में विधान परिषद है। जैसे कि बिहार हो गया, यहाँ पर विधान परिषद है। यूपी हो गया, यहाँ पर विधान परिषद है। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद, जैसे कि केंद्र में होता है लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह से बिहार में भी है क्या, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक ना। तो तीसरा नंबर है विधान परिषद के निर्वाचित या मनोनीत कोई भी नहीं। देखिए यहाँ पर विधान सभा से लिया गया था निर्वाचित सदस्य को, लेकिन विधान परिषद जो होते हैं, जिस तरह से केंद्र में राज्यसभा होते हैं, तो उसी तरह से कुछ कुछ राज्य में विधान परिषद भी होते हैं, लेकिन विधान परिषद के कोई भी सदस्य, चाहे वो जनता के बीच से जीत करके आए हो या मनोनीत किए गए हो, कोई भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। उसके बाद है दिल्ली, पुडुचेरी और यहाँ पर जम्मू कश्मीर लगा दीजिए, जम्मू एंड कश्मीर के अलावा किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का कोई भी सदस्य भाग नहीं लेता है। तो यहाँ पर आपने 4 ऐसे पॉइंट देखे जिसमें बताया गया है कि कौन कौन भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट में इसको ऐड कीजिएगा, हम जरूर आप लोगों को बता देंगे। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ नोट पॉइंट यहाँ से देख लेते हैं। नोट पॉइंट्स है, दिल्ली और पुडुचेरी को 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए अधिकार मिला। देखिए इन 3, यहाँ पर पुडुचेरी, अरे जम्मू कश्मीर काहे हर जगह छूट गया है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, इन तीनों जो है केंद्र शासित प्रदेश को 1992 के तहत राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के अधिकार मिला है। ठीक है, इससे पहले इसे भी अधिकार नहीं था। और भी केंद्र शासित प्रदेश है ना, लेकिन उनमें से केवल जो है इन तीनों को चुनाव में भाग लेने के लिए, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए अधिकार प्राप्त किया गया है इनको। कितना संविधान के संशोधन के तहत, 70वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 55 की। अनुच्छेद 55, इस अनुच्छेद से हमें राष्ट्रपति के निर्वाचन के तरीका के विषय में जानकारी मिलती है। अब है कि उतना आदमी मिलकर के वोटिंग तो कर दिए राष्ट्रपति के लिए, लेकिन किस आधार पे, है ना, किस आधार पे माना जाए। क्या यहाँ पर भी होगा कि जैसे प्रधानमंत्री को 50% से अधिक मिल गया, तो ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। ठीक ना, 50% से अधिक जिसको हो गया, ऐसा यहाँ पर नहीं होता है।
ठीक है, चलिए हम बताएंगे आगे कि कैसा होता है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति का चुनाव जो है अनुपातिक अनुपातिक जो है प्रतिनिधित्व के द्वारा होता है, यानी कि जिसका मान के चलिए अब 5 आदमी है, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में 5 आदमी खड़े हुए हैं, 5 उम्मीदवार हैं, और ऐसा भी नहीं कि एक आदमी सिर्फ एक आदमी को वोट करेगा, एक आदमी सबको वोट कर सकता है, ठीक है, एक आदमी सबको वोट कर सकता है और कम से कम भी कर सकता है, ठीक ना। अधिक से अधिक देने के लिए, वोट देने के लिए वो मतलब बिल्कुल तरह से मुफ्त है, यानी कि फ्री है, जितने को चाहे वो वोट दे सकते हैं। अगर एक को उसका मन है तो एक को ही देंगे, ठीक है, अगर दूसरे को मन हुआ। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपको चॉइस रखना होगा कि 1 नंबर पे आप किसको बनाना चाहते हैं, वही नंबरिंग मेन रखता है, ठीक ना। आप जैसे 5 कैंडिडेट हैं, मान के चलिए 1 नंबर पे रामनाथ कोविंद जी को सब लोग लिए होंगे, है ना, जितना होना चाहिए 1/6 भाग से ऊपर, तो उतना जो है रामनाथ कोविंद को सभी लोग 1 नंबर पे रखे होंगे, ठीक ना। मीरा कुमार को 2 नंबर या 3 नंबर पे ऐसे करके रखे होंगे। तो इस प्रकार से होता है कि 1 नंबर पर रखे जाने वाले व्यक्ति को कितना मत प्राप्त हुआ है। कोई अगर व्यक्ति है तो जैसे रामनाथ कोविंद जी के जो हैं वोट अगर गिनती हुआ होगा, तो वोट में गिनती हो गया होगा कि 1 नंबर पर रहने के लिए कितना लोग चाहते हैं कि रामनाथ कोविंद 1 नंबर पर मतलब कि राष्ट्रपति बने, ठीक है। तो उसमें सबसे ज़्यादा इनको मत प्राप्त हुआ होगा तो इनको बना दिए गए। अगर मान के चलिए किसी को भी 1/6 संपूर्ण मत का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता है, तो उस समय क्या किया जाता है कि सबसे कम जिसको मत प्राप्त होता है राष्ट्रपति के चुनाव में, जैसे 5-6 उम्मीदवार हैं, तो सबसे कम मत किस उम्मीदवार को मिला है, ठीक है, उसका मत क्या किया जाता है, ऊपर से नीचा तक जोड़ा जाता है सब में, ठीक है, सब में जोड़ा जाता है। जैसे ही 1/6 के हिसाब रेशियो में आ जाता है किसी एक का, जो 1 नंबर पे चुनाव रखा गया हो, तो उनको जो है राष्ट्रपति बना दिया जाता है, ठीक है। समझे यहाँ पर, समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो चलिए आगे और समझिएगा, ठीक ना। तो अब बात करते हैं कुछ अमेरिका के बारे में भी जानते हैं, देश से बाहर भी जानते हैं, है ना। तो अमेरिका में कोई भी व्यक्ति जो है मात्र 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। अपने यहाँ क्या है, भारत में क्या है कि आप अनलिमिटेड है, कितना तो है, सत्ता के इतने लोभी होते हैं कि मरते भी है मतलब पद पे रहते हुए। ये नहीं कि जो नौजवान है, युवा है, उनके लिए रास्ता रह देते हैं, उनके लिए सीट खाली कर देते हैं 1 से 2 बार में, कि नया युवा आएगा, नया विजन के साथ आएगा, नया जोश के साथ आएगा। बूढ़े बूढ़े सब प्रधानमंत्री बनते हैं, उसके खून पानी भी बूढ़ा हो जाता है, क्या काम करेगा। इसीलिए बेरोजगारी भ्रष्टाचारी भर जाता है। कभी नया युवा को प्रधानमंत्री बनने दे, तब देखिए देश का स्थिति क्या होता है। तो कभी जो है ये बुढ़ौती लोग सब सीटें नहीं छोड़ते हैं कि नया युवा जाएंगे। और कानून भी बना हुआ है कि 35 वर्ष होना चाहिए उम्र, लोकसभा चुनाव के लिए कम से कम कितनी 35 वर्ष होनी चाहिए। तो इस हिसाब से तो मतलब जो युवा फेज होता है उनका तो वो निकल जाता है। लेकिन एक बार युवा को जो है बना करके देखना चाहिए कि युवा का जो विजन होता है युवा लेवल का, वो बहुत ही कमाल का होता है। जब बूढ़े हो जाते 40-45 के बाद देखिएगा ना, तो नॉर्मल से कोई भी कितनों भी टीचर, अगर पहले के ज़माने के टीचर बहुत मारते थे, घर पे अगर हम ट्यूशन पढ़ाने आते थे बहुत पीटते थे, तो वो शुरू शुरू में जब तक थे पीटते थे, जब एज आ जाती थी 50-55 के बाद जाते थे तो मतलब नॉर्मल हो जाते हैं, हाँ बच्चा सुनाया तो भी ठीक, नहीं सुनाया तो भी ठीक, हमको क्या, हमको पैसा लेना है, जाना है, ठीक है, ये हो जाता है। तो वर्तमान स्थिति में भी यही सब हो रहा है ना। तो एक बार युवा को भी मौका देना चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए, राज्य में मुख्यमंत्री बनने के लिए, है ना, हर जगह युवा को भी। और ये नहीं कि युवा में सिर्फ लड़का को ही, लड़की को भी मौका देना चाहिए, उनके लिए भी विजन है ना, उनके पास भी विजन होगा, तो सबको मौका देना चाहिए। ये नहीं कि बुढ़ौती तक सीट पकड़े हुए हैं। खैर छोड़िए, ठीक है, यहाँ पर आते हैं। तो अमेरिका में क्या है कि कोई भी व्यक्ति मात्र 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। और अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, केवल 4 वर्ष का होता है। 4 वर्ष में वहाँ पर चुनाव हो जाती है। 4 वर्ष के
जैसे इंडिया में 5 वर्ष पे होता है, लेकिन वहाँ पर 4 वर्ष में ही चुनाव होते रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पर इंडिया में कैसे राष्ट्रपति बन जाएगा। तो चुनाव प्रक्रिया बता दी आप लोगों को, है ना। उसके बाद देखते हैं कि आर्टिकल 58 जो है, ठीक है, आर्टिकल भी ध्यान रखिएगा जैसे बताते आ रहे हैं। तो आर्टिकल 58 में जो है राष्ट्रपति की योग्यता बता, जैसे पैरामेडिकल फॉर्म भरने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए आप लोगों को पता है, इसलिए आप लोग पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हो कि मैं जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल कर सकता हूँ। बायोलॉजी होना चाहिए मेरे सब्जेक्ट में, तभी मैं पैरामेडिकल में एएनएम जीएनएम या फार्मेसी छोड़ के बाकी अन्य ग्रुप करेंगे। बाकी बायोलॉजी जो स्टूडेंट का नहीं होगा वो नहीं कर पाएंगे, ओनली उसके लिए फार्मेसी है ना। तो जो है राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ योग्यता होनी चाहिए जो कि निम्नवत दिया गया है। चलिए जानते हैं क्या क्या है वो, है ना। चलिए, सबसे पहला तो भारत का नागरिक हो, ठीक है, सभी लोग जानते होंगे। पागलपन, पागल या दिवालिया, दिवालिया मतलब कंगाल, ठीक है, पागल या दिवालिया ना हो। तीसरा है उम्र कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। हमने आप लोगों को बताया कि उम्र 35 वर्ष होना चाहिए और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो, यानी लोकसभा सदस्य बनने की उनमें योग्यता हो, ठीक है। उसके बाद 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, ठीक है। आप लोगों को याद है ना कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, बताइए बताइए। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। याद है केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, इन तीनों के ही, बाकी के नहीं, ठीक ना। तो इन सबों में से अगर किसी को राष्ट्रपति बनाना है, ठीक है, कोई चाहते हैं कि देखो दोस्त हम राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, तो इनमें से 50 इसका जो है प्रस्तावक होना चाहिए कि हाँ हाँ तुमको बनना चाहिए, काहे नहीं बनोगे तुम, बनना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 50 अनुमोदक होना चाहिए। जैसे कि आप लोग अगर सरकारी कॉलेज में 5-6 में पढ़े होंगे तो क्लास मॉनिटर बनाया जाता था, याद है, क्लास मॉनिटर बनाया जाता था। उसमें कुछ लड़के होते थे कि मैं इनको जो है रमेश को इस क्लास की मॉनिटर के रूप में घोषित करता हूँ। उसके बाद एक लड़का उठ के बोलता था मैं इसका समर्थन करता हूँ, ठीक है। मतलब क्या हुआ, एक बनाना चाह रहा है, एक उसका समर्थन कर दे रहा है, लेकिन दोनों एक ही लड़का तो दोनों काम नहीं कर रहा है। मैं इसको बनाना चाह रहा हूँ और मैं इसका समर्थन करना चाह रहा हूँ, मतलब दोनों अलग अलग लड़का बोलेंगे। तो वही काम है प्रस्तावक का। प्रस्तावक है कि मैं प्रस्ताव देता हूँ कि फलना आदमी जो है राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य है या बनेंगे। उसके बाद 50 जो है अनुमोदक होना चाहिए। अगर इतने यानी कि 100 आदमी का सिग्नेचर हो के जाता है तब उनको जो है राष्ट्रपति का कैंडिडेट माना जाता है ना। और ये व्यक्ति जो है 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक एक ही व्यक्ति नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, यानी कि टोटल 100 आदमी होनी चाहिए। किसी को राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा होने के लिए आपको पहले पहले इतना होना चाहिए, जो कि राज्यसभा, लोकसभा और केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य हो, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। देखिए नीचे वही बात लिखा गया जो अभी आपको बताया मैंने। प्रस्तावक और अनुमोदक राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का सदस्य होना चाहिए, जो कि मैंने बताया राज्यसभा लोकसभा का ही। और एक ही व्यक्ति प्रस्तावक और अनुमोदक दोनों नहीं बन सकते हैं, दोनों अलग अलग होने चाहिए, ठीक ना। उसके बाद जो है जमानत की राशि आप लोग सुने हैं, सुनते होंगे, जमानत जब्त हो गई, वो क्या होती है चलिए वो जानते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए जो है जमानत की राशि कितनी होती है, 15,000 होती है, ठीक है। अगर कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति के चुनाव लड़ना चाहता है तो उनको जो है आरबीआई में, ठीक है, आरबीआई में कितना 15,000 जमा कराना होता है, 15,000 रुपया जमा कराना होता है आरबीआई में। और वैध मत, जितना भी मत है उसका जो है 1/6 भाग लाना पड़ता है, ठीक है। कितना, 1/6 भाग, यहाँ पर है देख सकते हैं आप, 1/6 भाग लाना पड़ता है उसको, ठीक है। 1/6 भाग से कुल मत से
कुल मत, कुल मत का 1/6 भाग उसको लाना होता है। ठीक है, अगर 1/6 मत कुल भाग का नहीं लेके आया तो उसकी जमानत की जो राशि होती है जब्त की जाती है। तो इसी को बोलते हैं जमानत जब्त हो गया। ठीक है, ये मुखिया सरपंच इन सभी का जो है, जैसे कि पैसा जो है इन अलग अलग होता है, एक नहीं होता है, उन लोगों का कम कम होता है। अगर वार्ड सदस्य की बात करें तो 500 रुपया उसका होता है। ठीक है, तो जमानत जब्त होना आज आप लोग जान लिए कि जमानत जब्त कैसे होती है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़े यहाँ से। चलिए, आज की क्लास में बहुत मज़ा आने वाली है आप लोग को, तो अच्छे से पढ़िए मन से। तो यहाँ तक समझने में आज की क्लास में किसी को कोई दिक्कत आई होप नहीं आई होगी, सारी बातें अच्छे से आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं इंग्लिश की। ठीक है, इंग्लिश के लिए जो है मैंने एक सर से बात किया है। ठीक है, तो उनका जो है कुछ फ़ी है जो कि समथिंग 5,000 रुपया है, 5,000 प्लस है। तो उन्होंने 5,000 में मतलब मान गए हैं, तो 5,000 में जो है उनका मैं क्लास आप लोगों के लिए खरीद रहा हूँ। ठीक है, तो इनके लिए आप लोगों को भी पे करना होगा। अगर आप लोग कहिएगा तो ही मैं खरीदूंगा, ठीक ना, क्योंकि मैं इंग्लिश का आप लोगों को बोल चुका हूँ कि मेरे यहाँ इंग्लिश की पढ़ाई नहीं होगी। लेकिन आप लोग बोल रहे हैं कि इंग्लिश के लिए कहाँ जाएंगे, इंग्लिश बहुत ज़्यादा टेंशन का सब्जेक्ट बना हुआ है। तो इसी के लिए मैंने प्रयत्न किया हो, जिसमें जो है 100 रुपया जितने भी स्टूडेंट मेरे टेस्ट लीजिए नहीं लीजिए, जो स्टूडेंट टेस्ट लिए हुए पेड लिए हैं उनको भी बाबू इनका फ़ी पड़ेगा, आप लोगों को अलग से पड़ेगा, क्योंकि इनको खरीदने में जो है 5,000 रुपया पड़ रहा है हमको। ठीक ना, तो आप ही लोगों के लिए खरीदेंगे, अगर बोलिएगा तो। अगर नहीं बोलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देंगे, कैंसिल कर देंगे, है ना। अगर आप लोग बोलिएगा 100 रुपया पर स्टूडेंट को फ़ी लगेगा, केवल 100 रुपया में जो है आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर फुल पढ़ाया जाएगा, है ना, फुल पढ़ाया जाएगा। और ये कहाँ पढ़ाया जाएगा, आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक ना, अगर आप लोग बोलिएगा तो इस पर जो है हम कल के क्लास में विस्तार से चर्चा करेंगे। आप लोगों का कमेंट में हम इंतज़ार करेंगे कि कितना स्टूडेंट लेना चाहते हैं। और ये पेमेंट जो आपको फ़ोन पे, गूगल पे या अकाउंट ट्रांसफ़र किसी भी द्वारा आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं मुझे, अगर आप लोगों की इच्छा हो तो। ठीक ना, जितना से अधिक स्टूडेंट एक साथ जुड़ जाइएगा तो मुझे उनको पैसा देने में दिक्कत भी नहीं होगी, और मैं जल्दी से जल्दी कोर्स जो है उनसे ख़रीद लूँगा और आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दूँगा। और तो इसके लिए अगर आप लोग तैयार हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर मेरे को इंग्लिश क्लास करनी है और आप इंग्लिश क्लास लगवा दो, तो मैं फिर सर को पैसा दे करके कोर्स ख़रीद लूँगा उनको। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट में सारे स्टूडेंट बताएंगे जो लोग इनको ये कोर्स लेना चाहते हैं। भले आप मेरा टेस्ट कोर्स लीजिए नहीं लीजिए उससे मैटर नहीं करता, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये कोर्स आप लोग ले लीजिए, क्योंकि 75 मार्क्स की बात है ना। और 75 मार्क्स क्या, 10 मार्क्स वैल्यू रखता है। अगर 10 मार्क्स कम आए ना तो आपको जीएनएम से छट करके एएनएम में चल जाइएगा, और जो है कम से कम 3-4 साल तो ज़रूर पछताइएगा, है ना। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप घर में भी डिसाइड कर लीजिए, फैमिली से भी, कि ऐसी ऐसी बात है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।